विभा रात के 9 बजे तक घर नहीं पहुंची तो राम नरेश केवट और उसकी मां रामरतिया की आंखों में परेशानियों के बादल घुमड़ने लगे। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। विभा केवट की उम्र 24 साल थी। सामान्य कदकाठी की विभा देखने में सुंदर होने के साथ साथ पढ़ने लिखने में भी होशियार थी। चूंकि उसके घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पिछले 2 साल से वह फैमिली दंत चिकित्सालय में अटेंडेंट की नौकरी कर रही थी। सतना के धावरी स्थित इलेक्ट्रेड रोड पर यह दंत चिकित्सालय था। ये दंत चिकित्सालय आशुतोष त्रिपाठी का था। विभा का घर मल्लाह मोहल्ले में था। वह हर रोज सुबह 8 बजे घर से क्लिनिक के लिए निकल जाती थी और पेशेंट देखने में डॉक्टर आशुतोष की मदद करती थी। दोपहर में वह लंच करने के बाद घर लौटती। लंच के बाद वह वापस क्लिनिक में लौट आती थी। रात के 8 बजे डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी क्लिनिक बंद करके कार से पहले विभा को उसके घर छोड़ता, फिर अपने घर जाता था। ये विभा की रोज की दिनचर्या थी। नौकरी में अपना अधिकतर समय देने के बाद विभा पढ़ाई के लिए समय निकाल लेती थी। उसका सपना LLB करके वकील बनने का था। वह एक प्राइवेट कॉलेज से LLB कर रही थी। चूंकि घर की माली हालत अच्छी न होने के कारण वह अपने पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने में असमर्थ थी, इसलिए 2 सालों से इस क्लिनिक में नौकरी कर रही थी। वह अपने काम से खुश थी और जिंदगी सामान्य डर्रे पर चल रही थी। वह रोज की तरह उस रात भी घर से ड्यूटी पर गई थी। दोपहर के समय वह घर आई और लंच के बाद वापस ड्यूटी लौट गई थी। रात भर इंतजार के बाद सुबह भी विभा घर नहीं लौटी तो क्लिनिक खुलने के समय दोनों डॉक्टर से मिलने उसके क्लिनिक जा पहुंचे। डॉक्टर आशुतोष क्लिनिक में पेशेंट देख रहा था। बुरी तरह से परेशान राम नरेश केवट ने जब डॉक्टर आशुतोष से बेटी के बारे में पूछा तो उसने विभा के घर नहीं पहुंचने पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि कल शाम विभा ने उससे पगार के 6,000 रुपये लिए और कुछ जरूरी काम के लिए जाने के लिए वह चली गई थी। लगता है उसने कहीं दूसरी जगह काम पकड़ लिया है। चिंता न करो, वह कुछ दिनों में खुद ही घर लौट आएगी। राम नरेश और रामरतिया वहां से घर लौट आए और बार बार विभा के मोबाइल पर कॉल कर रहे थे। उससे संपर्क साधने का प्रयास करते रहे, लेकिन बीती रात से ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। राम नरेश ने अपने सभी रिश्तेदारों से फ़ोन किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। बाद में राम नरेश ने फिर डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी के से विभा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि विभा ने उसके यहाँ से नौकरी छोड़ दी है। वह तुम लोगों से नाराज़ है और किसी दूसरी जगह पर कमरा लेकर रहने लगी है। उसने अपना फ़ोन नंबर भी बदल लिया है। विभा ने कहाँ पर कमरा लिया है इसकी जानकारी उसे नहीं है। बेटी के अलग रहने की बात नरेश और रामरतिया के गले में नहीं उतरी। फिर भी उन्होंने बेटी की तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसका पता लगाने में असमर्थ रहे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। दरअसल विभा के माता पिता को ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर को विभा के बारे में जानकारी है और वह शायद विभा के बारे में उन्हें नहीं बता रहा। विभा की तलाश करते करते 1.5 महीने गुजर जाने के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो रामरतिया ने 1 फरवरी 2021 को धवारी के सिटी कोतवाली में बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी और पुलिस अधिकारियों से उसे तलाश करने की गुहार लगाई। सिटी कोतवाली इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने 24 वर्षीय युवती विभा केवट के गायब होने के मामले को गंभीरता से लिया और वह इसकी जांच में जुट गई। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने विभा के माता पिता से उसके गायब होने के बारे में विस्तार से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर की सुबह डॉक्टर विभा आशुतोष के क्लिनिक में ड्यूटी पर गई थी, जहां डॉक्टर ने के अनुसार उसने शाम तक ड्यूटी की। इसके बाद वह डॉक्टर से 6,000 रुपये लेने के बाद कहीं दूसरी जगह रहने के लिए चली गई। उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था। ये जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को कोतवाली बुलाकर उससे विभा केवट के बारे में पूछताछ की। थोड़ी पूछताछ के बाद डॉक्टर आशुतोष को घर जाने की इजाज़त मिल गई, लेकिन डॉक्टर के बार बार बदले
बयानों को लेकर इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी को उस पर संदेह हो गया था। उन्होंने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी और विभा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवा कर देखी तो पता चला कि विभा ने आखिरी 14 दिसंबर को डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से 750 सेकंड बात की थी। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जो फिर ऑन नहीं हुआ। इसका मतलब था कि विभा के गायब होने का राज डॉक्टर आशुतोष को मालूम था। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को दोबारा फोन कर मनोवैज्ञानिक तरीके से कुरेदना शुरू किया तो वह ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका। उसने विभा के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर अर्चना द्विवेदी आश्चर्यचकित रह गईं। उसने बताया कि दरअसल विभा का कत्ल हो चुका है और उसकी लाश एक गड्ढे में दबा दी गई थी। कत्ल की बात पता चलते ही डॉक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया और इसकी सूचना सतना के एसपी विजय प्रताप सिंह को दी। 20 फरवरी 2021 शनिवार को एसपी विजय प्रताप सिंह, तहसीलदार अनुराधा सिंह, नायब तहसीलदार हिमांशु भल्वी, यातायात थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह राजपूत और इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी आरोपी डॉक्टर आशुतोष के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर विभा की लाश एक गड्ढे में दबी थी। डॉक्टर आशुतोष की निशानदेही पर नगर निगम के श्रमिकों की मदद से गड्ढे की खुदाई की गई। कुछ देर बाद उसने एक कुत्ते की लाश निकली। कुत्ते की लाश को बाहर निकालने के बाद थोड़ी और खुदाई की गई तो वहां एक युवती की लाश दिखाई पड़ी। लाश को बाहर निकाला गया। लाश के गले में एक दुपट्टा था तथा कमर में नीचे की ओर लोअर मौजूद था। राम नरेश केवट और उसकी पत्नी रामरतिया को लाश दिखाई गई तो उन्होंने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान कर ली कि ये उनकी बेटी विभा ही है। शिनाख्त हो जाने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। डॉक्टर आशुतोष के बयान और पुलिस की तहकीकात के आधार पर विभा केवट हत्याकांड के पीछे एक सनसनीखेज कहानी उभर कर सामने आई। सतना के धावरी इलाके में चांदमारी रोड मंगल भवन के पीछे अंग्रेजी शिक्षक नरेंद्र त्रिपाठी अपने परिवार के साथ रहते थे। वह राजकीय कन्या विद्यालय धावरी में नौकरी करते हैं। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अभिषेक त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर स्थित एक रियल एस्टेट फर्म में बतौर फाइनेंस मैनेजर कार्यरत है। दूसरा बेटा आशुतोष डेंटिस्ट है। 2 साल पहले आशुतोष को अपने क्लिनिक के लिए एक अटेंडेंट की जरूरत थी। मल्ला मोहल्ले में रहने वाले राम नरेश केवट की दूसरी बेटी विभा को इस नौकरी के बारे में जब पता चला तो उसने डॉक्टर आशुतोष से मिलकर उसके यहाँ काम करने की इच्छा जाहिर की। डॉक्टर आशुतोष ने विभा को क्लिनिक से संबंधित जरूरी कामकाज के बारे में समझाते हुए जब सैलरी के बारे में बताया तो उसने वहाँ काम करने के लिए हामी भर दी। ये बात सन 2018 की थी। डॉक्टर आशुतोष ने विभा को क्लिनिक से संबंधित सभी बातों के बारे में समझाने के बाद ये भी समझा दिया कि आने वाले पेशेंट से किस प्रकार व्यवहार करना है। फिर उसे अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि अगर उसकी अनुपस्थिति में उसे कोई मुश्किल आए तो वह मुझे कॉल कर सकती है। उसी समय विभा और डॉक्टर आशुतोष ने अपने अपने मोबाइल एक दूसरे को दे दिए। विभा तेज तर्रार युवती थी। थोड़े ही दिनों में वह सारा कामकाज सीख गई। उसकी कुशलता देखकर डॉक्टर आशुतोष बहुत खुश थे। वहाँ विभा को काम पर पूरी संतुष्टि थी क्योंकि उसके प्रति डॉक्टर का व्यवहार ठीक था। वह वेतन भी टाइम पर दे देता था। इस तरह धीरे धीरे समय का पहिया घूमता रहा। साल भर गुजर जाने के बाद डॉक्टर आशुतोष और विभा आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। पेशेंट की मौजूदगी में वह एक दूसरे से सिर्फ काम की बातें ही करते थे, लेकिन जब वहाँ कोई नहीं होता था तो वह हंसी मजाक भी कर लेते थे। दुनिया जहान की बातें करते थे। बातों बातों में वक्त आसानी से कट जाता था। इसी दौरान डॉक्टर आशुतोष ने मन ही मन विभा को पाने की योजना तैयार की और उस पर अमल करना आरंभ कर दिया। अपनी योजना के तहत शाम को जब वह क्लिनिक बंद करता तो घर जाने से पहले वह विभा को उसके घर छोड़ने जाने लगा। विभा डॉक्टर आशुतोष के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे की कोई चाल को भांप ना सकी। उसने सोचा कि डॉक्टर आशुतोष खुश होकर उसकी मदद कर रहे हैं। कभी कभार वह विभा को घर छोड़ने से पहले किसी होटल या रेस्टोरेंट में ले जाता, जहां खाने के दौरान वह विभा का दिल जीतने की कोशिश करता था। विभा एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और वह जल्दी ही बातों में आ गई। डॉक्टर आशुतोष ने जब ताड़ लिया कि विभा उसकी इच्छा के विरोध नहीं करेगी तो एक दिन उसने विभा को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। उसका
उस दिन के बाद विभा के प्रति डॉक्टर आशुतोष का व्यवहार एकदम बदल गया। विभा को खुश रखने के लिए वह उसे महंगे महंगे तोहफे देता रहता था ताकि उसकी जिस्मानी ज़रूरतों को वह पूरा कर सके। अलबत्ता एक दिन विभा ने अपनी बड़ी बहन को आशुतोष से अपने अफेयर की बात बता दी और ये भी कहा कि कुछ दिनों बाद वह डॉक्टर उससे शादी कर लेगा। इस पर उसकी बहन ने उसे समझाते हुए कहा कि अमीर लोग गरीब घर की लड़की से शादी करने की बात करके अपना मतलब निकालते हैं। तुम कहीं आगे चलकर ठगी ना जाओ, इसलिए जल्दी हो सके तो उससे शादी कर लो। बहन की बात सुनकर विभा ने उससे जवाब दिया कि उसका प्यार इतना कच्चा नहीं है कि डॉक्टर उससे शादी का बहाना कर आसानी से अपना मुंह फेर ले। उस वक्त कहने के लिए तो विभा ने बड़ी ही आत्मविश्वास के साथ बात कह दी, लेकिन उस दिन से उसने मन में ठान लिया कि वह डॉक्टर से जल्दी ही शादी करने के बारे में कहेगी। इसके बाद जब भी आशुतोष विभा को शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी करने की कोशिश करता तो वह उससे पहले शादी करने की बात करती। इतना नहीं, जब दोनों क्लिनिक में अकेले होते तो उससे शादी करने का वह दबाव डालती। आशुतोष एक बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखता था। समाज में उसकी अपनी अच्छी खासी हैसियत थी। उसने तो केवल विभा के साथ मौज मस्ती करने के लिए उससे शादी की बात की थी। वास्तव में उसने दिल से कभी विभा के से शादी के बारे में सोचा तक नहीं था। इसलिए जब विभा ने उस पर शादी का दबाव डाला तो उसने बातें बनाना शुरू कर दिया। 14 दिसंबर 2020 को आशुतोष ने बात बढ़ जाने पर विभा की गला घोंटकर हत्या कर दी। उस समय क्लिनिक में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। विभा की हत्या करने के बाद आशुतोष ने उसकी लाश एक बोरी में डालकर क्लिनिक के अंदर ही एक कोने में रख दी। अगले दिन क्लिनिक में पेशेंट का इलाज करते हुए मन ही मन विभा की लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचता रहा। दोपहर के बाद उसने मजदूरों को बुलाया और क्लिनिक के पीछे बारिश का गंदा पानी जमा करने की बात कहकर एक 6 फुट गहरा गड्ढा खुदवाया। रात को उसने विभा की लाश गड्ढे में डालकर उस पर नमक डाल दिया और फिर उस पर थोड़ी मिट्टी डाल दी। इसके बाद कहीं से उसने कुत्ते की लाश का इंतज़ाम किया। कुत्ते की लाश को उसी गड्ढे में डालने के बाद उसने उस पर अच्छी तरह से मिट्टी भर दी। कुत्ते की लाश गड्ढे में इसलिए डाली गई ताकि विभा की लाश की बदबू आसपास फैलने पर अगर लोग बदबू उठने का कारण पूछें तो सबको यही बता सके कि कुत्ते की लाश दबाई है। इस तरह विभा की लाश इस गड्ढे में दबी होने के बाद उजागर होने लगी। लेकिन पुलिस को विभा की अंतिम कॉल और उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के आधार पर आशुतोष के ऊपर पुलिस को शक हो गया। जब उसने थोड़ी सख्ती से बात बरती तो उसने सारा सच उगल दिया। विभा की लाश का DNA टेस्ट कराने के लिए सैंपल भी सुरक्षित रख लिया गया ताकि तय हो सके कि लाश विभा की ही थी। विभा की लाश की बरामदगी के बाद इस मामले में हत्या और साजिश की धारा 302 और 201 जोड़ दी गई। पुलिस ने आशुतोष त्रिपाठी से पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार कर सतना की अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फ्रेंड्स, मैं आपको ये तो नहीं पूछूंगी कि ये कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि हम किसी की हत्या को, किसी के जुर्म को अच्छा नहीं बता सकते। ये एक बहुत ही घिनौना अपराध है जो किसी का इस्तेमाल करके उसे मार दिया गया। उस बेचारी लड़की का क्या दोष था जो उसके क्लिनिक में नौकरी करने आई थी। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा मकसद आपको गुमराह करना नहीं, बल्कि आपको डराना धमकाना नहीं, बल्कि आपको आगाह करना है कि आप सतर्क रहें। किसी की भी बातों में आकर कभी भी किसी पर इतनी जल्दी से विश्वास ना करें।